जिस खबर का सभी को था इंतजार, जील एसेटी वर्डिक्ट आ चुका है। वर्डिक्ट आने के तुरंत बाद ही मैंने अपने 7,142 शेयर्स को बेचकर 41,146 रुपए का प्रॉफिट गेन कर लिया है। लेकिन मैं तो 150 तक जाने की बात करता था इस शेयर की। ऐसा क्या हुआ कि मैंने इसको 102 रुपए 20 पैसे में ही बेच दिया। तो जैसे ही एसेटी का वर्डिक्ट आया, मैंने अपने इरादे को बदल लिया है और आपको ही बताऊंगा आधी सच्चाई क्या है और पूरा खतरा क्या है इस शेयर के अंदर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द मनी मंत्री। चलिए आपको पूरी कहानी बताता हूँ। एक्चुअली पिछली वीडियो बनाने के बाद जब मैंने इस शेयर को देखा था तो मैंने इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी और मेरी जो होल्डिंग थी इसमें दो आईडीज में थी। एक में मेरी 1248 शेयर थे और दूसरे में थे 5894 शेयर। पहली आईडी में जो शेयर थे उनकी एवरेज बाइंग प्राइस था 96.48, दूसरे का था 96.43। दोनों की क्वांटिटीज मिलाकर बनती है 7142 और इसको मैंने सेल किया है 102 रुपए 20 पैसे के। दोनों आईडीज के जो रेट है सेलिंग के सेम है। टोटल प्रॉफिट बनता है यहाँ पर 41,146 रुपए 94 पैसे। देखिए, स्विंग ट्रेड का एक सिंपल सा उसूल है। जैसे आपको लगे कि रिस्क बढ़ रहा है, प्रॉफिट लेकर बाहर निकल जाइए, अपनी कैपिटल को सेव करिए और अपने प्रॉफिट को भी बुक करिए। एसेटी का जजमेंट देखने के बाद मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा और मैंने दोनों ही आईडीज में अपने शेयर्स को 102 रुपए 20 पैसे के एवरेज प्राइस पर निकाल दिया। सबसे बड़ा सवाल यही था जिसका मुझे भी इंतजार था और आप लोगों को भी इंतजार रहा होगा जी में आने के बाद से, कि क्या एसेटी ने जो फैसला दिया है उसकी वजह से जी पूरी तरीके से आजाद हो गया है। तो ऐसा नहीं है। इस फैसले में बहुत सारे दांव पेच हैं। मार्केट में ऐसा हल्ला उड़ा दिया गया है कि जी केस जीत गया है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। इस वर्डिक्ट में मुझे सबसे बड़ी कमी ये लगी कि जो एसेटी ने सेबी के ऑर्डर को पूरी तरीके से नहीं रोका है बल्कि पार्शली स्टे दिया है। ये छूट सिर्फ प्रमोटर के ग्रुप को वारंट इशू करने के लिए दी गई है, ना कि पूरी कंपनी को ही केस से बरी कर दिया गया है। वारंट इशू करने का भी जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। अब जल्दी से मैं आपको सारे नेगेटिव्स गिनवा देता हूं। यहाँ पर नेगेटिव नंबर 1 की बात करें तो पेनाल्टी की बड़ी शर्त है। सेबी का जो यहाँ पर पेनाल्टी लगी हुई थी जी के ऊपर, जब एसएटी ने यहाँ पर सुनवाई शुरू करी तो उन्होंने बोला कि आपको जो रिलीफ मिल रहा है वो फ्री में नहीं मिलेगा। इसमें आपको वारंट इशू करने की छूट तो मिल रही, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी पेनाल्टी सेबी ने लगाई है उसको पूरा डिपॉजिट करना पड़ेगा। जब तक आप ये डिपॉजिट नहीं करते हैं आपको छूट नहीं मिलेगी। और जो पैसा आएगा पेनाल्टी का वो ब्लॉक फंड में जाएगा। सेबी इसको इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट में लॉक रखेगा। ये तो हो गया नेगेटिव नंबर 1। अब नेगेटिव नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नेगेटिव नंबर 2 ये है कि बैन अभी भी जारी है। यहाँ पर सबसे छिपा हुआ पॉइंट यहीं पर है। ऑपरेटर रिटेलर को ये खबर फैला रहे हैं कि भाई जो भी मार्केट में प्रॉब्लम थी जी के ऊपर वो सॉल्व हो चुकी है। ऐसा नहीं है। बैन अभी भी जी के ऊपर लगा हुआ है, उसके प्रमोटर्स के ऊपर लगा हुआ है और केस अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। कंपनी की जो रेगुलेटरी की पाबंदियां हैं और कानूनी शिकंजे हैं वो अभी भी चल रहे हैं। इन दो निगेटिव खबर्स के आने के बाद भी मैं एक बार सोच रहा था कि मैं शेयर में बना रहूं, ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन फिर मेरी नजर पड़ी नेगेटिव नंबर 3 पे और नेगेटिव नंबर 3 ने मेरा इरादा बिल्कुल से बदल दिया। इसमें क्या था कि डिविडेंड पर लग गई है रोक। जैसे कि जो नॉर्मल ऑपरेशंस है उनके लिए, कंपनी के जो रोजमर्रा के बिजनेस है उसके लिए यहाँ पर इनको राहत दी गई है कि आप जो भी म्यूचुअल फंड से पैसा निकालेंगे उसका आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन साफ शब्दों में यहाँ पर एसएटी ने बोला है कि जो पैसा आप म्यूचुअल फंड से निकाल रहे हैं उसका इस्तेमाल आप डिविडेंड देने के लिए बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज मेरे गले से उतरी नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि हो सकता है कि डिविडेंड अब पोस्टपोन हो जाए या फिर दिया ही ना जाए, क्योंकि कंपनी फंड लाएगी कहां से। जो म्यूचुअल फंड से इन्होंने डेली के खर्चे के नाम पर पैसा निकालने के लिए प्लान किया था वो निकालने की इजाजत तो दी है, लेकिन एसएटी भी एक कदम आगे चल के इसको साफ साफ बोल दिया है कि आप डिविडेंड नहीं दे सकते हैं इस फंड के अंदर से। तो फिर डिविडेंड का मामला अटक गया है। अब मैं क्यों यहाँ पर रिस्क लूं, मैं ये सोच रहा था। इस वजह से मैंने जो मेरा टारगेट था, पहला रेजिस्टेंस जो यहाँ पर बन रहा था इस शेयर में,
वो 115 से 116 के बीच में बन रहा था। मैंने आज ऑर्डर सुबह सुबह लगाया भी था 116 का, मुझे लगा अपर सर्किट हिट करेगा, लेकिन शेयर 102 और 104 के बीच ही झूलता रहा। फिर मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर कुछ खिचड़ी पक रही है और मैंने इस शेयर से एग्जिट लेना बेहतर समझा। वरना शुरुआती दौर में मुझे लग रहा था कि शायद आज 20% का अपर सर्किट हिट हो सकता है, लेकिन वो हुआ नहीं। अब सवाल यहाँ पर ये बनता है कि आगे की क्या रणनीति है। आगे ये है भाई कि देखिए, एक होता है टेम्पररी बुलिश और दूसरा होता है परमानेंट रिस्क। तो अभी यहाँ पर परमानेंट रिस्क छाया हुआ है कंपनी के ऊपर। एक दो उम्मीद थी जो मैंने आपको पहले भी गिनाई थी, जैसे कि डिविडेंड की उम्मीद थी, दूसरा इनका जो वारंट इशू है वो यहाँ पर पास होना था। वारंट इशू तो पास हो गया, लेकिन डिविडेंड की गाड़ी रुक गई है। तो अभी मैं इसको वेट एंड वॉच में रखूंगा। इसलिए यहाँ पर टेम्परेरी स्पाइक तो आ सकता है मंडे को मार्केट खुलने पर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि अंदर क्या क्या चल रहा है। तो रिटेलर्स आएंगे यहाँ पर भागते हुए और उनको न्यूज भी दी जाएगी धीरे धीरे कि भाई आओ और इस शेयर को खरीदो, बहुत अच्छा शेयर है। और इन सब के चलते जो टेम्परेरी स्पाइक है यहाँ पर बन सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑपरेटर ट्रैप भी हो सकता है। लोगों को महंगे में माल चिपका के शेयर को नीचे भी लाया जा सकता है। और यहाँ पर सेफ एग्जिट जो था वो मेरे लिए सही फैसला लगा, क्योंकि 102 पे मैंने यहाँ पर 102.2 पे मैंने एग्जिट लिया है। तो मेरा जो परसेंटेज वाइज गेन है अप्रॉक्स 6% का है। ये भी छोटा परसेंटेज नहीं होता है प्रॉफिट का, और मैं यहाँ पर 20% के वेट में 6% को गंवाना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने एग्जिट लिया। आपको मैंने यहाँ पर सारे पॉइंट समझा दिए। मैंने शेयर में एंट्री क्यों ली थी वो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। शेयर से एग्जिट क्यों लिया वो मैंने इस वीडियो में समझा दिया। देखिए, मार्केट में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है। सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, न्यूज और जो भी सिचुएशन क्रिएट होती है उसको देखते हुए फैसले बदलने पड़ते हैं। मेरा टारगेट भले ही 117 से 120 का था शुरुआती दौर में, लेकिन जैसे जैसे सिनेरियोस चेंज हुए हैं मैंने अपने डिसीजन को भी चेंज किया है और मैंने आपको उसके बारे में अपडेट भी दी है। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए जब भी आप कहीं इन्वेस्ट करें, ट्रेड करें, तो अपने सलाहकार की सलाह जरूर लें या फिर अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि पैसा आपका है और फैसला भी आपका ही होगा। स्मार्ट ट्रेडर बने, न्यूज हेडलाइंस मत देखें, अगर देखें तो फिर भी उसके अंदर की सच्चाई समझने की कोशिश करें। इस वीडियो से कुछ भी आपको समझ में आ रहा है कि हाँ शेयर मार्केट के अंदर कुछ वैल्यूज में दे पा रहा हूं, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपने प्रॉफिट बुक किया है या अभी भी इसको होल्ड कर रहे हैं। और मनी मंत्री के साथ जुड़े रहें, क्योंकि आपको पता है कि हम आपको बाजार की खबर नहीं, बाजार की समझ देते हैं। थैंक यू।